नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा कि मुगल्स का जो रिलेशन है वो दूसरे राजाओं के साथ कैसा होता था। तो रिलेशन मात्र दो प्रकार का था। मुगल्स पहले क्या करते थे, राजाओं को दो ऑप्शन देते थे कि भैया तुम यदि हार स्वीकार कर लिए तो तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, और यदि तुम हमारे हार को स्वीकार नहीं किए तो फिर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और तुमको हम मार के तुम्हारा सारा संपत्ति खजाना वगैरह सब हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो मुगल्स का रिलेशन ऐसा हुआ करता था। मुगल्स का रिलेशन और दूसरे राजाओं के साथ कैसा था, बड़ा अच्छा भी था। कुछ राजपूत राजाओं ने क्या किया, अपने बेटियों का शादी कहाँ पे करवा दिया, मुगल्स के परिवार में करवा दिया, ताकि इससे क्या हो सके, राजपूत और मुगल्स के बीच में रिलेशन अच्छा बन सके, कोई एक दूसरे के ऊपर हमला ना कर सके, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोगों को जो आज डिस्कस करना है वो है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। ये क्या है, आइए समझते हैं क्या होता है मनसबदार और जागीरदार। पहले कुछ पॉइंट है वो समझो, क्या है लिखा हुआ देखो। द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठाज एंड अदर ग्रुप्स। अब देखो हुआ क्या, समझिए ध्यान से। मुगल्स बेसिकली क्या इंडिया के थे, पहले ये बताओ। बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोगों ने पहले क्लास में ही पढ़ा था कि मुगल्स जो है वो इंडिया के बिल्कुल भी नहीं थे। वो इंडिया के कब बन गए, जब उन्होंने दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हरा के जब वो दिल्ली का राजा बना मुगल्स, तब जाके वो इंडिया का हमारा क्या बन गया, राजा बन गया, मतलब दिल्ली का राजा बन गया। कहने का मतलब है कि मुगल्स हमारे इंडिया के नहीं थे, वो इंडिया के बाहर के थे। समझ में आ रही है बात। वो इंडिया के कब बने, तब बने जब उन्होंने दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की लड़ाई में, तब जाकर वो दिल्ली का राजा बना, और उसका ही वहीं से फिर उसका जो पावर था इंडिया में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गया। लेकिन मुगल्स का जो पावर है वो इंडिया में बढ़ तो रहा था, लेकिन इसके पास जो आदमी थे ना वो अलग अलग कंट्री के भी थे। जैसे एग्जाम्पल, ईरान के भी इनके पास लोग थे। ईरान के लोग इनके अंडर में काम करते थे। सोचो क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि ये लोग आए किधर से थे, ईरान से, मंगोल से, इस साइड से आए थे, है ना। तो इनके आर्मी में मुगल्स के आर्मी में ईरान के भी लोग थे, इंडिया के मुस्लिम भी थे, अफ़गान के भी लोग थे, अफ़गान मतलब अफ़गानिस्तान के भी लोग थे, राजपूत भी थे। राजपूत तो होना ही है, हम लोगों ने पहले पढ़ा ना कि राजपूत क्या कर गए, चुपचाप जो हार स्वीकार कर लिए वो किसके अंडर में आ गए, मुगल के अंडर में आ गए। राजपूत हो गया, मराठा हो गया। मराठा ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है आज, महाराष्ट्र में, है ना। मराठा हो गया, और भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि अब मुगल्स के अंडर में आके काम करने लग गए। तो अब देख रहे हो, केवल इंडिया के लोग नहीं काम कर रहे हैं मुगल्स के लिए, बल्कि इंडिया के जो बाहर के लोग हैं वो भी मुगल्स के लिए अब काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब उनके आर्मी में काम कर रहे हैं। जो मुगल बोलेगा वो इन सबको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सोचो आप, ईरान जो कि अलग कंट्री है आपका, इंडिया के मुस्लिम, इंडिया भी हमारा एक अलग कंट्री था, उसके बाद अफगानिस्तान वो भी अलग कंट्री था हमारा, इंडिया में पाए जाने वाले राजपूत, मराठा, ये सब अब किसके अंडर में काम कर रहे हैं, मुगल के अंडर में काम कर रहे हैं। और आप यहाँ पे साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि मुगल्स का जो कंट्रोल था वो केवल इंडिया में नहीं था, ईरान में भी था, अफगानिस्तान में भी था, इन सारे कंट्री में भी मुगल्स का कंट्रोल हुआ करता था। और यहाँ के लोग भी किसके लिए काम करते थे, मुगल्स के लिए काम करते थे, ठीक है। तो क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मुगल्स के अंडर में केवल इंडिया के लोग काम करते थे, बिल्कुल भी नहीं, गलत होगा। क्योंकि मुगल्स का जो पावर था वो ईरान, अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था, तो वहाँ के लोग भी मुगल्स के लिए काम करते थे, वो भी उसके आर्मी में बढ़ चढ़ के काम करते थे। तो बताओ मुगल्स का आर्मी बहुत छोटा था या बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था भाई। सिंपल सा था, इसको आप समझो। मुगल्स का तो अपना खुद का आर्मी था ही, इनके लिए आर्मी में और कौन काम कर रहे हैं, ईरान के लोग काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के जो मुस्लिम है वो काम कर रहे हैं, इंडिया के जो राजपूत है वो काम कर रहे हैं, इंडिया के जो मराठा हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो मुगल का जो आर्मी था ना वो बहुत पावरफुल आर्मी था। इसीलिए हमने कहा कि कई सारे राजा तो ऐसे थे जो इनके आर्मी के पावर को देख के ही बस हार मान लेते थे कि हुजूर हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम हार मानते हैं, ऐसा हो जाता था कई बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट, दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वेयर इनरोल्ड एज मनसबदार्स।
और जिस जिस लोगों ने मुग़ल को चुना, मतलब जिस जिस लोगों ने मुग़ल्स के पावर को अपना लिया, उसको मनसबदार का दर्जा दिया गया। अब समझेंगे हम लोग कि मनसबदार क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझो कि जितने भी जगह पे मुग़ल्स ने कब्जा किया, वो सारे लोग अब किसके लिए काम करेंगे? मुग़ल्स के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? मुग़ल्स के लिए काम करेंगे। और मुग़ल्स उनको मनसबदार बना दिया। मनसबदार क्या होता है अब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझिए। जितने भी लोग पहले राजा हुआ करते थे, उन सारे राजाओं ने क्या कर दिया? जाके सरेंडर कर दिया। किसके आगे? मुग़ल्स के आगे। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया था ना आपको, सिसोदिया राजपूत, मराठा, इन सभी लोगों ने जाके मुग़ल्स के आगे क्या कर लिया? अपना सरेंडर कर दिया कि हुजूर हम हार मानते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, हम आपके सामने कमज़ोर हैं, है कि नहीं? तो इन सभी को मुग़ल्स ने क्या कर दिया? मनसबदार बना दिया। मनसबदार का मतलब है कि अपने यहाँ पे एक अच्छे पोस्ट उनको दे दिए गए। लेकिन आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक अच्छा चीज़ दिखेगा तो एक ख़राब चीज़ भी दिखेगा। आपको दिखाते हैं। पहले जो राजा किसी जगह का राजा हुआ करता था, वो अब राजा नहीं है। देखो जनरली होता क्या था ना, यदि मुग़ल चाहते तो उस राजा को राजा के पद से हटा के अपने यहाँ पे गुलाम भी बना सकते थे, लेकिन मुग़ल्स ने ऐसा नहीं किया। मुग़ल्स ने क्या किया? उनके पद का रिस्पेक्ट किया। कैसे रिस्पेक्ट किया? कि ये पहले क्या था? राजा था, तो भाई इनको गुलाम मत बनाओ, इनको ना कोई अच्छा सा पोस्ट दे दो अपने यहाँ पे। किसी को आर्मी का हेड बना दो, किसी को पैसे का हेड बना दो, मतलब जो खजाना संभालेगा। तो जिस जिस राजा ने सरेंडर किया मुग़ल के आगे, जिस जिस राजा ने अपना हार स्वीकार कर लिया मुग़ल्स के आगे, उन सारे राजाओं को मुग़ल्स ने गुलाम नहीं बनाया, कोई छोटा मोटा पद नहीं दिया, बल्कि अपने यहाँ पे अच्छा सा पोस्ट उनको दे दिया कि भैया तुम्हारे पद का हम क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तुम पहले राजा थे, तुम राजा तो अब नहीं रहोगे, लेकिन तुमको एक अच्छा सा पोस्ट हम अपने यहाँ पे दे देंगे। और वो जो अच्छा सा पोस्ट देने का मतलब है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मनसबदार बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो कोई पूछे कि बताओ ये मनसबदार क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इससे कि इंडिया में उस समय पे जितने भी राजा थे, चाहे वो राजपूत राजा हो, मराठा राजा हो, कोई भी राजा हो, जिस जिस राजा ने मुग़ल्स के आगे अपना हार स्वीकार किया, मतलब सरेंडर जाके किया, उन सभी राजाओं को मुग़ल्स ने गुलाम नहीं बनाया, मारा पीटा नहीं, बल्कि अपने यहाँ पे अच्छे से पोस्ट पे उनको बैठा दिया कि भैया देखो मुग़ल का पावर बहुत बड़ा है, इनका एरिया बहुत बड़ा है, तो तुम क्या करो, ये वाला एरिया तुम संभालो, मेरे खजाने को तुम संभालना, मेरा जो आर्मी है, यानी कि जो मेरा पूरा सैनिक है, उसका तुमको हेड बना देना, तुम उसको संभालना। तो सभी प्रकार के राजाओं को क्या कर दिया गया? अलग अलग पोस्ट दे दिया गया, ताकि उनको भी बुरा ना लगे, है कि नहीं? अब जरा इमेजिन करो, आप अपने यहाँ पे आप क्या थे? राजा थे, और आपको अचानक गुलाम बना दिया जाए, आपको जानवर को खाना खिलाने का काम दे दिया जाए, झाड़ू पोछा का काम दे दिया जाए, तो बताओ एक राजा का रेस्पेक्ट घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। लेकिन मुग़ल्स ने ऐसा नहीं किया। मुग़ल्स ने क्या किया? बोला कि भैया पहले तुम राजा थे, तुम्हारा अपना एक अलग ज़िंदगी हुआ करता था, वो तो तुमको हम नहीं देंगे, लेकिन तुमको एक अच्छा सा हम लाइफ दे सकते हैं। तुमको क्या करेंगे? हम किसी चीज़ का हेड बना देंगे, तुम उसको संभालना। समझा रही है बात? उसी पोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी रैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? मनसबदार। समझ में आ गया अब? तो मनसबदार बेसिकली क्या है? एक पोस्ट है, एक रैंक है, जो कि मुग़ल्स ने दिया किसको? इंडिया के राजाओं को, ताकि उनको भी बुरा ना लगे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इसमें? तो मनसबदार का सिंपल सा मतलब हुआ कि मनसबदार का सिंपल सा मतलब हुआ कि मुग़ल्स ने इंडिया के राजाओं को अलग अलग अपने यहाँ पे अलग अलग पोस्ट का उसको हेड बना दिया, ताकि तुम उसको संभाल सको अच्छे तरीके से। किसी को खजाने का हेड बना दिया, किसी को आर्मी का हेड बना दिया, किसी को महल का देख रेख करने का हेड बना दिया, है ना, किसी को पूरे जानवर हमारे पास कितने हैं उनका हेड बना दिया। तो अलग अलग प्रकार के
उनको पोस्ट दे दिए गए और उसी पोस्ट को, उसी पोजीशन को या फिर उसी रैंक को, आप जो भी कर लो सब सही है, उसी को हम लोग कहते हैं मनसबदार। क्या बोलेंगे? मनसबदार। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा चीज़ क्या है, अच्छा चीज़ ये है कि मुगल्स ने उनका रिस्पेक्ट किया, उनको गुलाम नहीं बनाया, उनको मारा पीटा नहीं, बल्कि उनको एक अच्छा सा पोस्ट दे दिया अपने यहाँ पे काम करने के लिए। ये क्या था? अच्छा चीज़ था। खराब चीज़ क्या था? खराब ये था कि जो पहले आदमी राजा हुआ करता था वो अब राजा नहीं है। समझ आ रहा है बात? तो ये चीज़ एक आपको यहाँ पे दिखा। अगला है जैट। ये जैट क्या होता है भाई? देखो, रैंक एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जैट। देखो होता क्या था वहां पे ना, जिस प्रकार का जिसको पोस्ट मिलता था उसको उस प्रकार का सैलरी भी मिलता था। जैसे मान लीजिए किसी राजा को मुगल ने दे दिया पोस्ट, किसका? आर्मी को संभालने का। तो बताओ, आर्मी को संभालने का पोस्ट दिया, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा पोस्ट है ना वो, तो उसको सैलरी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। उसका रैंक क्या माना जाएगा? अच्छा रैंक माना जाएगा। उसी प्रकार से एक राजा है जिनको ये पोस्ट दे दिया गया कि तुम हमारे महलों का रक्षा करोगे, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से थोड़ा सा कम रैंक हो गया उसका, है कि नहीं? तो उसको सैलरी कम मिलेगा। तो किसको किस प्रकार का पोस्ट मिला है उसको उस हिसाब से सैलरी मिलता था। इसी को हम लोग बोलते थे जैट। क्या बोलेंगे? जैट। अच्छा पोस्ट आपको मिला है तो अच्छा सैलरी मिलेगा। आपको खराब पोस्ट दिया है मुगल्स ने तो आपको सैलरी भी क्या मिलेगा? थोड़ा कम मिलेगा। इस तरीके से वहाँ पे काम चलता था। तो कोई पूछे सिंपल सा कि बताओ भाई जैट का मतलब क्या है, तो जैट का सिंपल सा मतलब है कि जितना अच्छा आपका रैंक होगा, जितना अच्छा आपका पोस्ट होगा, उतना अच्छा आपको सैलरी मिलेगा। जितना आपका नीचे का रैंक होगा या फिर जितना अच्छा आपका नीचे का रैंक या फिर पोस्ट होगा, उतना ही कम आपको सैलरी मिलेगा। ये सब सैलरी कौन देता था उसको? मुगल्स देते थे, ठीक ना। तो जितना अच्छा पोस्ट उतना अच्छा सैलरी, जितना नीचे का पोस्ट उतना ही नीचे का सैलरी मिलता था। तो इसी को हम लोग बोलते थे जैट। इसको आज भी देखो आप अपने इंडिया में, जैसे नौकरी होता है, किसी का नौकरी बहुत अच्छा होता है, जैसे कोई IAS IPS बनता है, कोई DMSP बनता है, तो उसका सैलरी क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका पोस्ट क्या है? बहुत बड़ा पोस्ट है। उसी प्रकार से एक छोटा सा कर्मचारी है कि नहीं, सचिवालय में काम करने वाला छोटा सा ऑफिसर, उसका सैलरी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका पोस्ट भी क्या है? छोटा सा पोस्ट है। तो ये मुगल्स में एक चीज़ बढ़िया था कि जिसका जैसा पोस्ट वैसा उसका सैलरी मिलता था। तो इसको हम लोग जैट बोलते थे। आगे, द हायर द जैट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। सिंपल सा मतलब है कि यदि उसका पोस्ट अच्छा होता था तो उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलता था, उसका दरबार में जो रेस्पेक्ट है वो भी ज़्यादा होता था। समझ में आ रही है बात? मतलब देखो, मुगल्स के लिए सभी बराबर थे, लेकिन पोस्ट के हिसाब से उन्होंने क्या कर रखा था? सभी का सैलरी बांट रखा था। समझ में आ रही है बात सबको? कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो मुगल्स के दरबार में बहुत सारे इंडियन राजा थे जिनको अलग अलग पोस्ट संभालने के लिए दे दिया गया था। हाँ, किसी का पोस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा था तो उसको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलता था, किसी का पोस्ट थोड़ा सा नीचे का था तो उसको सैलरी थोड़ा कम मिलता था। तो सैलरी किस पर डिपेंड करता था बताओ? पोस्ट पे। जितना अच्छा पोस्ट उतना अच्छा सैलरी। एग्जाम्पल हमने दिया ना आपको कि यदि किसी राजा को आर्मी का हेड बना दिया गया कि तुम आर्मी को संभालोगे, तो बताओ ये छोटा पोस्ट है या बहुत बड़ा पोस्ट है? बहुत बड़ा पोस्ट है, तो उसको सैलरी भी क्या मिलेगा? ज़्यादा बड़ा मिलेगा। उसी प्रकार से एक राजा जिसको कि महल को सुरक्षा करने का जिम्मेदारी दे दिया गया, उसका पोस्ट थोड़ा सा कम है, उसको सैलरी भी क्या मिलेगा? थोड़ा कम मिलेगा। तो जितना अच्छा पोस्ट उतना अच्छा सैलरी, जितना छोटा पोस्ट उतना नीचे का सैलरी मिलता था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। सवार बोलो या फिर कैवलरी मैन बोलो, सिंपल सा मतलब क्या है? देखो, जिस राजा को मिलिट्री का हेड बनाते थे, जिस राजा को मिलिट्री का हेड बनाते थे मुगल्स, उनका काम क्या होता होगा? जरा आप इमेजिन करो। मतलब मान लीजिए कोई राजा है जिनको मुगल्स ने क्या कर दिया? मिलिट्री का हेड बना दिया। मिलिट्री मतलब आर्मी का हेड बना दिया। तो मुगल्स उसको क्या काम देता होगा? जरा इमेजिन करो, आप बता सकते हो? मतलब एक ऐसा राजा जिसको मुगल्स ने आर्मी का हेड बना दिया, तो बताओ उस राजा का क्या काम रहता होगा?
आर्मी को ट्रेनिंग देना पहला, बहुत अच्छा बात है। दूसरा बताओ, आर्मी का पूरा खाना पीना देखना उसका, मैं भाई आर्मी है तो उसको भी तो भूख लगेगा ना, तो आर्मी को ट्रेनिंग करना, आर्मी का खाना पीना देखना, और क्या करता होगा सोचो। आर्मी के पास अच्छा सा हथियार आ सके तभी तो लड़ोगे ना आप। युद्ध जब आप लड़ोगे तो आपके पास हथियार भी तो होना चाहिए ना। हथियार का मतलब उस समय पे गोली बंदूक नहीं था, हथियार का मतलब उस समय पे तलवार, तीर, धनुष, ये सब चीज़, ठीक ना, ये था। और क्या करता होगा सोचो। और आर्मी में जानवरों का भी तो ज़रूरत है। जानवर में मतलब कौन, हाथी, घोड़ा, इन प्रकार के जानवरों पे लोग उस समय पे बैठ के लड़ाई लड़ते थे। तो यदि किसी आदमी को, मतलब किसी राजा को यदि आर्मी का हेड बनाया गया है, इसका मतलब है कि आर्मी से जुड़ा हुआ सारा काम वही देखेगा। उसी प्रकार से किसी राजा को खजाने का हेड बना दिया तो पूरे खजाने का जो देख रेख है वो कौन करेगा, वही करेगा। मतलब कितना खजाना निकालना है, कितना खजाना भरना है, कितना लोगों से टैक्स लेना है, सब कुछ वही देखना है, सब कुछ वही देखेगा। किसी को महल का सुरक्षा दे दिया करने के लिए, तो महल का सुरक्षा कैसे करना है, कितने लोगों को कौन से गेट पे तैनात करना है, वो सब कौन देखेगा, वही आदमी देखेगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिस भी आदमी को जो काम देता था वो आदमी उस काम को करेगा। किसी राजा को दे दिया आर्मी का काम देखने के लिए, आर्मी का हेड बना दे तो आर्मी से जुड़ा हुआ सब काम वही देखेगा। किसी को खजाने का हेड बना दे तो खजाने का सब कुछ वही देखेगा। तो इस तरीके से उस समय पे काम चलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है जागीर, क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे अपने पढ़ा, समझ में आ गया आपको, सवार या फिर कैवलरी मैन। कैवलरी मैन का मतलब सिंपल सा है कि आर्मी में घोड़े का, हाथी का क्या संख्या होगा ये भी कौन डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा जिस राजा को आर्मी का हेड बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। जागीर क्या होता है, देखो, मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। अब देखो, मनसबदार मतलब, मनसबदार का मतलब कौन, वही राजा जिनको कि अलग अलग पोस्ट का क्या कर दिया गया है, जिम्मेदारी दे दिया गया है। तो उनको जो सैलरी मिलता था ना, उसी सैलरी को हम लोग क्या बोलते थे, जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे उनको हम लोग, जागीर। जैसे हमने आपको बोला अभी कि जो राजा को जो राजा को मुगल हरा देता था, या फिर जो राजा मुगल के आगे आके अपना हार स्वीकार कर लेता था, उस राजा को मुगल क्या करते थे, किसी ना किसी चीज़ का हेड बना देते थे। और हेड बनाने का मतलब क्या, उसको एक पोस्ट दे दिया गया। और पोस्ट देने का मतलब हमने क्या बताया आपको, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। तो वो राजा उस पोस्ट के लिए काम करेगा, तो मुगल उसको सैलरी भी तो देगा ना, पैसा भी तो देगा, फ्री में काम नहीं करवाते थे मुगल। इस मामले में ठीक थे, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपको हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे, पैसा देंगे। तो वो जो सैलरी होता था, उस सैलरी को हम लोग बोलते थे जागीर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, जागीर बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदार्स देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जो मनसबदार थे, मतलब जिनको अलग अलग जगह चीज़ों का हेड बनाया गया था, उनको केवल उतना ही सैलरी मिलता था जितना कि वो काम करते थे। ऐसा नहीं कि आप आर्मी के हेड हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपका सैलरी हम ज़्यादा दे देंगे आपको, ऐसा नहीं। आपका काम है आर्मी को अच्छा करना, इम्प्रूव करना, तो अब आप उसको कैसे भी करो, लेकिन आपको सैलरी जो है वो क्या मिलेगा, बिल्कुल फिक्स मिलेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, मुगल जो ये सैलरी देते थे इन सभी लोगों को, ये सैलरी वो कहाँ से लाते थे, अपने घर से क्या, नहीं, वो सैलरी कहाँ का होता था, हमारे इंडिया का ही होता था, जो वो लोगों से टैक्स के रूप में लेते थे। तो वही टैक्स का पैसा मुगल्स इन सारे राजाओं को सैलरी के रूप में देता था। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि मनसबदार को देता था सैलरी। सुन रही है बात। तो ऐसे हमारा यहाँ पे सिस्टम चलता था। आगे, मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। तो बहुत सारे मनसबदार ये कोशिश करते थे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना सैलरी हमको मिले। इसके लिए वो लोग हमेशा अच्छा काम मुगल्स के लिए करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि मुगल्स उनको अच्छा सैलरी नहीं देता था, मुगल उनको अच्छा सैलरी देता था। और मान लीजिए कई बार यदि मुगल्स का मन खुश हुआ कि नहीं भैया ये राजा हमारे लिए अच्छा काम करता है, इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, तो मुगल्स उनको एक्स्ट्रा सैलरी भी कभी कभार दे देते थे खुशी में कि चलो भैया तुमने हमारे लिए
अच्छा काम किया तो तुम्हारे लिए ये क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, गिफ्ट एक तरीके से। तो ऐसे हमारा पूरा कहानी यहाँ पे चलता था। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया सबको? चल, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जब्त एंड जमींदार। तो ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।